बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंगन तीरतरंगित, आत्मगंगन तीरतरंगित, हृदय आदिर्धरना, हृदय आदिर्धरना। हो अभिषेक आत्मा अभिलेख करे, हो अभिषेक आत्मा अभिलेख करे, जग जननी के शरणाओ जोगी, जुग जुग से करना हो जोगी, जुग जुग से करना। निर्भय चालो कूट विचरना, निर्भय चालो कूट विचरना, जोग जुगत से करना हो जोगी, जुग जुगत से करना हो जोगी, जुग जुगत से करना हो जोगी, जुग जुगत से करना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योगमुच्यते। समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आप सब प्रसन्न होंगे। सभी साथियों को मेरा बहुत प्रणाम, अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता, सभी माताएं, बहनें, भाई, सभी मित्र, आज के इस सत्र में जो हम कई दिन से लगातार देख रहे हैं कि मुद्राओं का, बंधों का विशेष रूप से आह्वान किया गया है हठ योग में, ये ध्यान में रखने की बात है कि महर्षि पतंजलि ने 3 प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर, 3 प्राणायाम के विषय में चर्चा की है। आसन में बिल्कुल इतना ही कहा है, स्थिरम सुखम आसना, और कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ाई है। तो हम इसको कैसे समझें कि ये क्या क्रम है? तो क्रम उन्होंने बहुत अच्छा बताया। हठ योग ने इसको क्रमबद्ध करने की कोशिश की, उसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और उसका समय निर्धारित करने की कोशिश की। तो एक जिसे सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन है, हम उसको हठ योग मान सकते हैं। और जो पहला सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन था वो पूरा ध्यानात्मक था। ये शरीर के साथ साथ, क्रिया विज्ञान के साथ साथ रोगात्मक दृष्टिकोण इसका है, वो हठ योग है। तो हठ योग कोई, मैं कल भी कोई एक संत का फ़ोन आया, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब हम आपका देख रहे हैं हठ योग, हमारी जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई हैं, हमारे में भी बहुत सी नकारात्मकता थी हठ योग को लेकर, परंतु हमें अच्छा लगा कि आपने समाधान दे रहे हैं। तो भैया समाधान की बात जो है वो इतनी सी ही है, मैं जहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हठ योग में उन्होंने कहा कि हठ योग तो कोई भी चीज़ का हठ करना, उसे हठ योग कहते हैं। मैंने कहा कि अभी भी आप वहीं अटके हुए हैं, जो वास्तविकता है वो समझ नहीं आ पा रही है, हम समझा नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। तो हठ योग में हठतापूर्वक कुछ करना ऐसा नहीं है। हठ धर्मिता के साथ कहते हैं जी बाल हठ, नारी हठ, राज हठ, ये वो हठ नहीं है। ये सूर्य और चंद्र नाड़ी का संतुलन का कार्य, उसे हठ योग कहते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गहरे समझने की आवश्यकता है। कल हमने 5 नाड़ियों के विषय में बात की थी, तो 5 नाड़ियां लिख लेते हैं। 5 नाड़ियां थी, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से देख रहे हैं।
उसमें हमने कहा कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी और हस्ती मुद्रा, यह हमने इस विषय में आपके साथ चर्चा की थी हस्ती जिह्वा के नाम से। ये 4-5 नाड़ियाँ जो ऊपर जुड़ती हैं। मूल मेरू पर्वत की बात आई थी, पुराणों में मेरू पर्वत की बात आई है, जो सेंटर पॉइंट था जिसके आसपास अमृत का मंथन किया गया। वहाँ से वो कहते हैं कि फाउंटेन निकलता है, उस फाउंटेन की बात आ रही है। तो हम उस ऊर्जा के जो प्रवाह को हम भी समझ पाएँ कि वह ऊर्ध्व गति के साथ वह ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वह खेचरी के माध्यम से उस प्रवाह को हम उसको अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम ऐसे ही क्यों बैठते हैं, ऐसे ही क्यों बैठते हैं, अर्थात जो ऊर्जा का फ्लो है वो बाहर ना जाए। हाथ नीचे नहीं करते, ऊपर क्यों रखते हैं, या फिर घुटनों के साथ बिल्कुल टच करके रखते हैं, ताकि जो आपका फ्लो है एनर्जी का वो आउटवर्ड ना हो। मोटे तौर पर हम ये पाएंगे, जो आगे भी आने वाली प्रक्रिया है। बहुत से साथियों ने कहा कि क्या आप वज्रोली के विषय में बताएंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे। वज्रोली में सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाइए, बस इतने से इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आज हम जिन चर्चाओं को आगे आपके साथ साझा करेंगे, तो उसमें शक्ति के ऊपर बात आ रही है। शक्ति का संधान कैसे करना, अपनी शक्ति को अंदर केंद्रित कैसे करना, उसको रोकना कैसे, और उस ऊर्जा का जो प्रवाह आपके शरीर से बाहर जा रहा है उसको अंदर कैसे समेटना। मोटे तौर पर हम इसी के ऊपर फोकस करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझदारी के साथ हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हम थोड़ा सा चलते हैं अपने अन्य जो प्रश्न हैं उनकी तरफ। तो बिंदु जो है वो फुल मून जैसे पूर्णमासी का है, उससे हम ये मानते हैं कि अमर तत्व का प्रवाह हो रहा है, जिसे हम अमर वारुणी कह रहे थे कल, कि अमर वारुणी वो आज यदि मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुन रहा था तो कह रहे थे एंडोर्फिन, डोपामिन, जो हमारे को रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रीशन शुरू हो जाता है जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है। और उसका रसास्वादन जब आप करने लग जाते हैं तो वो खिचड़ी मुद्रा से होता है। तो हम इस बात को समझें। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था कि मीराबाई को बहुत गहरा, बहुत कठिन सर्प विष दिया गया था, परंतु वो उससे बच गई। तो कहा गया है कि ये सर्प विष को भी ठीक करता है। कल हमने बात की थी कि 47 जो है गौ मांस के विषय में बात थी। गौ मांस नहीं है, गौ मायने जीवा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और कल हमने T3 T4 की बात की थी। जो थायराइड हार्मोन है वो T3 T4 TSH, उनको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है, उनकी विषय में चर्चा की थी। और ये जो आज मैंने बात की, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, कि जो डोपामिन की बात है, एंडोर्फिन की बात आ रही है। तो हम जो बाहर से कैफीन लेते हैं कॉफ़ी के माध्यम से, निकोटिन लेते हैं, जो हम जर्दा वगैरह खाते हैं उससे निकोटिन जाती है, चाय है वहाँ से जाती है। तो हम कई बार उससे एडिक्शन हो जाती है, भाई आज चाय नहीं पी, आज कॉफ़ी नहीं ली तो सिर दर्द हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। तो हम इसको ठीक करने की प्रयास करें। तो हमने कहा था कि जैसे मेटल पिघल जाती है हीट के संपर्क में आकर, वैसे ही जैसे बर्फ़ पिघल जाती है हीट के संपर्क में आकर, वैसे ही जो हमारी सोलिडिफाई ऊर्जा है, वह सोलिडिफाई ऊर्जा है वो सिक्रीशन होनी शुरू हो जाती है, और वह सिक्रीशन फ्लूइड के रूप में बॉडी में आता है और बॉडी को उच्च स्थिति में लेकर जाता है। तो यह हम चर्चा आपके साथ साझा कर रहे थे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था कि कल हम आपके साथ अन्य बंधों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बंध लगभग सारे आपको पता है। कल मैंने आपको कहा था कि थायराइड जो ग्लैंड है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज़ मेटाबॉलिक रेट। ये मेटाबॉलिक रेट जो है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया
और पूरे शरीर की क्रियाओं को पाचन तंत्र कंट्रोल करता है, जो हमारी नेवल फायर है उसको कंट्रोल करती है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उसकी जो कैपेसिटी टू क्रिएट एंड स्टोर द हार्मोन्स, इसको अपने को समझने की बात है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया था कि थायराइड की जो ग्लैंड्स हैं उसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, यहाँ गलगंड हो जाता है, यहाँ टॉन्सिल हो जाता है। तो हम इसका अनुभव कर रहे हैं बार बार, और इस बात को हम ध्यान में रखें कि जो थायराइड की सिक्रीशंस हैं वो यहाँ आकर स्टोर हो जाती हैं, उसको टाइमली निकालना, समय पे निकालना। उसके लिए मैंने कल कहा था कि आयोडीन का प्रयोग करना, आयोडीन नमक की बात आती है जो थायराइड को सिंथेसाइज करने में। द ग्लैंड अब्जॉर्ब्स एंड कंसंट्रेट्स आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से आयोडीन को लेती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको कंसंट्रेट करती है एंड यूजेस इट इन द सिंथेसिस ऑफ 2 वाइटल हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड ट्राइओडोथायरोनिन, T3 कहते हैं उसको, ट्राइओडोथायरोनिन, और थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको T4 कहते हैं। which are the metabolically active products. Under the microscope, several weak supply of the concentrated hormonal stores in colloidal form are readily seen with the substance of the gland. तो ये T3 T4 के विषय में बात आ रही है। तो कल हमने बात की थी कि थायरोक्सिन इज असेंशियल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो थायरोक्सिन है T4 वह हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल हार्मोन्स के लिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी स्पीच उससे रेगुलराइज होती है। तो कल मैंने हाइपरथायराइड के दोनों के सिम्टम बताए थे कि हाइपो में आपकी शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है, आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं, और हाइपरथायराइड में आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और आप पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका मोटा होना और पतला होना भी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी हमने कल चर्चा की थी। और कल हम जब चर्चा कर रहे थे फिर हमने ये कहा था कि जो पुराण में जैसे सुमेरु पर्वत की बात है, उससे जो उसके मेरु के दृष्टिकोण से यहाँ पर भी इंगित आया था, और उसमें 16 दल कमल की बात भी आई थी। तो 16 दल कमल किसे कहते हैं, हमने कल कहा था कि वह हम यदि बात करें तो विशुद्धि चक्र को कहते हैं। और 5 नाड़ीज की जो बात आ रही थी कि वह 5 नाड़ियाँ जो बात आ रही थी, सुशिरम जान जनकम पंच स्त्रोत समन्वितम, ये जो 53वें श्लोक में कहा गया सुशिरम जान जनकम, सुशिर जब ये जागृत होता है तो जान जनकम, उससे विशेष प्रकार के नॉलेज आपको ग्रहण करने की क्षमता पैदा हो जाती है। पंच स्त्रोतः समन्वितम, 5 स्त्रोत जहाँ आकर मिलते हैं। तो 5 स्त्रोत कौन से हैं? वो 5 स्त्रोत हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी और हस्ती जिह्वा। तो ये 5 स्त्रोत आकर मिलते हैं और वहाँ पर मेरु पर्वत, जो उसको कहा गया था फ्लैशी अपेंडेज विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। तो ये जो आज्ञा चक्र से सोम और सोम से मनस और मनस से ये जो स्क्रीशन हो रही है, इसे कहते हैं मिड सेरिब्रम फ्रॉम द सेंसोरियम। मिड सेरिब्रम से यह सेंसेशन हो रही है और ये स्क्रीशन हो रही है और वहाँ से यह निर्जरण हो रहा है, उसको ग्रहण करने की बात आ रही थी। तो ये जो 5 स्त्रोतों की बात आई थी, तो मैंने आपको बताया कि टंग को वी हैव टू एक्सटेंड आवर टंग इनटू द नेजल कैविटी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ खेचरी मुद्रा। ये ध्यान में रखने की बात है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजनः। तो जब then 4 chakras in the areas are effective, आज्या मेडुला ऑब्लोंगेटा। आज्या चक्र को क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ, और ललना जस्ट बिलो आज्या, उसके नीचे, एंड ऑपोजिट द उल्वा द फ्लैशी अपेंडेज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। तो उसके नीचे जो ये ललना चक्र है, जहाँ हम अपनी जिह्वा टच करते हैं, मनस, उसके नीचे मनस, और फिर उसके बाद सोम तत्व है, और वो मिड सेरिब्रम से, बिल्कुल सेंटर से, मिड सेरिब्रम से ये इसकी जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पोजीशनिंग देखने की कोशिश करेंगे। तो यह यहाँ आज्ञा चक्र की यदि बात है तो ये बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे सेंटर में यहाँ ऐसे आप डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यहाँ जा रही है। यहाँ पर एक्चुअल में आज्ञा चक्र हम कहते यहाँ है, परंतु होता वो यहाँ पर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये मर्म स्थान होता है, और इस मर्म स्थान के विषय में हम लगातार चर्चा कर रहे थे।
तो हमने लास्ट बात कही थी कि एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खिचरी एको देवो निरालंबम एकावस्था मनोन्मनी। अंतिम अवस्था जो हम बार बार समाधि की बात करते हैं, आप देखेंगे हठ योग में मनोन्मनी अवस्था की बात की जा रही है। हमारी बहुत सी राज्य प्रभारी बहनें भी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहन विजय लक्ष्मी जी, मंजूश्री जी और अन्य हमारे जो युवा भारत के कार्यकर्ता राज्य प्रभारी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये अब हमारे भाई आचार्य अविनाश जी बार बार कहते थे कि हमने यदि जो सत्र मिस कर दिया उसको कैसे देख सकते हैं, तो वो उसको हम देख सकते हैं YouTube के माध्यम से। तो बहुत जल्दी आप सबको ये हठ योग की सारी प्रक्रिया YouTube पर जयदीप आर्या, डॉक्टर जयदीप आर्या डालेंगे, YouTube हठ योग डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और हम आज जैसे जब चर्चा कर रहे थे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो हमारी मैंने चर्चा की आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र में मैंने कहा कि वो आज्ञा चक्र कहाँ पर है और उसको अपने को ध्यान में रखना है। ये आज्ञा चक्र क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है पीछे की ओर, है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर आ रही है सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, और यहाँ पर फिर वह आप ध्यान में रखेंगे कि यह सहस्त्रार चक्र यहाँ पर है। तो हम कहने को आज्ञा चक्र यहाँ कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 5 जो पंच स्रोत हैं हमने कहा, उसमें गांधारी और हस्त जीवा, इन 3 के अलावा और है, तो उसको आज्ञा चक्र में वो 5 स्रोत खुलते हैं और वहाँ से फिर हमें ये ऊर्जा का स्रोत, वह फाउंटेन ऑफ एनर्जी कहा गया है उसको, वो वहाँ से निर्धारित होता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम उद्यान बंध के विषय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा 55वें श्लोक पे हम चल रहे हैं उद्यान बंध के ऊपर। बद्धो येन सुष्मनायाम प्राणस्तूर्यते यतः तस्मात् तूर्य अनाखो अयम योगी भी समुदाहतः। उद्यान बंध इज सो कॉल्ड बाय द योगीज बिकॉज थ्रू इट्स प्रैक्टिसेस the prana is concentrated at one point and rises through सुषुम्ना। तो ये सुषुम्ना से उठकर ऊपर, इसमें उद्यान अर्थात उड़ना, इसको ये ध्यान रखेंगे। उद्यान बंध का मतलब है जो हमारे अंदर लिफ्ट करवाने की जो शक्ति पैदा कर दे, जो फ्लाई करने की शक्ति पैदा कर दे, उसे उद्यान बंध कहते हैं। किसको फ्लाई करवाना, अर्थात जो प्राणों को फ्लाई करवा दे, जो ऊपर की ओर ले आए। जो प्राण नीचे की ओर जा रहा था, जो अपान वायु नीचे की ओर जा रही थी, उसको स्मान के साथ मिलाकर ऊपर की ओर लेकर आना, और ऊपर से नीचे आ रही थी प्राण वायु, उसके साथ एक कंबस्चन होना, और उस कंबस्चन से जो आवाज़ पैदा होती है उसे नाद कहते हैं। तो बहुत से साथियों ने पूछा हमारे भाई बापू पाडलकर जी ने कि वो नाद किसे कहते हैं। तो नाद ये है कि जब ये एनर्जी ऊपर से और ये एनर्जी नीचे से जा रही है, तो उद्यान बंधा। तो उद्यान बंध का अर्थ क्या है, हम अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। बद्धो येन सुष्मनायाम प्राणस तुड्यते यतः तस्माद् उद्यानम आख्यो अयम योगी भी समुदाहता। तो यह योगी भी जिसको करने में, जिनकी through its practice the prana rises through sushmana. Udyan bandha is so called by the yogis because through its practice the prana rises. तो इसलिए जो योगी भी आख्योयम योगी भी, इसलिए इसको योगियों ने कहा है कि जो सुषुम्ना से फ्लाई करवाने की कोशिश करे। उड्डीनम कुरुते यस्माद् विश्रन्ते महाखगाः उड्डीयानम तदेव स यः तत्र बंधो अभिधीयते। बंधो अभिधीयते, द बंधा डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड द राइजिंग और फ्लाइंग बंधा बिकॉज थ्रू इट्स प्रैक्टिस द ग्रेट बर्ड शक्ति फ्लाइज अपवर्ड विद ईज। उड्डयन बंध से शक्ति ऊपर ऊर्ध्व गमन करना शुरू करती है, उड़ना शुरू करती है, इसलिए इसे उड्डयन कहते हैं। और योगी स्वात्माराम जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या भी की है। उड्डयन मीन्स टू राइज अप और टू फ्लाई। इन द प्रैक्टिस ऑफ उड्डयन बंधा द एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर पुल्ड अप एंड इन क्रिएटिंग ए नेचुरल अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऊपर की ओर होना शुरू होता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इट इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द स्टमक लिफ्ट। स्टमक की लिफ्ट जो है, जो लिफ्ट का कभी अंग्रेजों ने कभी सीखा होगा तो मुझे लगता है इस उड्डयन बंध से ही सीखा होगा कि वो पेट को खींच के ऊपर की ओर खींचते हैं।
आप सब लोग साधक हैं, आपको उद्यान बंद की अच्छे से जानकारी है। आर सेट टू ensure the consciousness like a bird which is tied to its perch. It tries to fly from time and time again, but it is constantly pulled down. बार बार इसको नीचे की ओर खींचा जाता है, परंतु हम बार बार उद्यान बंद लगाकर इस प्राण को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। However, the शक्ति of ईडा and पिंगला can be brought together and released through सुषुम्ना. It will ascend and ultimately it will be freed in सहस्त्र चक्रा, the highest heaven. तो यह इसको सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जब ऊर्जा पहुंच जाती है ईडा और पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना में और उसको फिर सहस्त्रार तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें उद्यान बंद अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। उद्यान बंद चेंजेस द कोर्स ऑफ डाउनवर्ड मूविंग अपान वायु एंड यूनाइट्स इट विद द प्राण वायु एंड समान वायु इन द नेवल सेंटर। ये जो नाभि है नेवल सेंटर, इसको क्या करते हैं, इस नेवल सेंटर में जो अपान है, जो अपान नीचे की ओर जा रही थी वायु, उसको ऊपर खींच लेते हैं और उसको समान वायु के साथ मिला देते हैं, और समान और अपान मिलकर पूरी ताकत के साथ इसको ऊपर प्राण वायु से मिलने जाती है, और जहाँ फिर इसका पोटेंशियल एक्सप्लोशन होता है, वहाँ पोटेंशियल फोर्स पैदा होती है, और जो नाद पैदा होता है, जो वॉइस पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड नाद। तो ये नाद है और ये बिंदु है, इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। हम इसके विषय में और आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वम च कार्येत, पुलिंग द एब्डोमेन बैक, पीछे की ओर पेट को खींचना, एंड मेकिंग द नेवल राइज, और जो आपकी नाभि है उसको ऊपर की ओर खींचना। पेट पीछे की ओर जा रहा है, नाभि ऊपर की ओर जा रही है। उद्यानो हासो बंधो, इट इज द लाइन विच कंकर्स द एलिफेंट डेथ। मृत्यु मातंग केसरी, कहते हैं कि जैसे हाथी डेथ के रूप है और लॉइन जो है वो प्राण तत्व है, ये ऐसा बांध देता है जैसे हाथी और शेर के जैसे जंग होती है, अर्थात दोनों ही लगभग बराबर के स्तर पर हैं। अर्थात आप अपनी प्राण शक्ति के माध्यम से मृत्यु का भी विजय कर सकते हैं, आप में वो शक्ति पैदा कर देती है यह प्राण उद्यान बंद। तो हम इसमें 2-3 विषय हैं। इसमें प्राणायाम करते हुए आप ऐसे दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए उद्यान बंद अकेले भी लगा सकते हैं। उद्यान बंद में मूल बंद लगाना अनिवार्य है, और उद्यान बंद में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उद्यान बंद मोटे तौर पर जो साधक हैं उनको तो सबको पता है, उनको तो कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो नए कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा लगता होगा कि भाई हमें इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए थी, तो उनके लिए हम एक बार प्रयास करते हैं कि हम उनको दिखाने का। ये तो यह उद्यान बंद है। तो नाभि को हम ऊपर की ओर खींचते हैं और पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, पश्चिम पीछे की ओर पेट खींचते हैं और नाभि को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो ये उद्यान बंद है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर जलंधर बंद आवश्यक लगा हुआ है। अब हम 2 इसमें प्रक्रिया देखते हैं, एक में जलंधर बंद नहीं लग रहा है, एक में जलंधर बंद लग रहा है। 3 बंद एक साथ लगते हैं या फिर 2 बंद तो अनिवार्य है, मूल बंद में तो अनिवार्य रूप से बैठना ही है। तो ये कुछ प्रक्रिया थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसमें बहुत अधिक और कुछ बताने का नहीं है, आप लोग निरंतर जो, पर इसको किसको नहीं करना चाहिए ध्यान रखना है। एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर, हर्निया और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और ग्लूकोमा और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिनको ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, उनको ये बंद नहीं लगाना चाहिए। जिनको स्टमक की अल्सर है, इंटेस्टाइनल का अल्सर है, जिनको हर्निया है, एब्डोमिनल हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है, इंग्वाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ, एब्डोमिनल हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई डिजीज़ है, हार्ट को कोई ऑपरेशन करवाया है, तो उनके लिए यह उद्यान बंद की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन, तो इसमें हम आपको इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी साथ साथ बता रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता कोशिश करें आप जिस जिले में हैं उस जिले का नाम भी लिखें, ताकि
पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा इसका भी एक अपना अलग प्रभाव रहेगा कि मान लिया कोई हैदराबाद से, कोई पुणे से, कोई मुंबई से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, तो अपने को एक जानकारी भी रहेगी कहाँ कहाँ से कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो उड्डयनम तो सहजम गुरुनाम कथितम सदा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। तो कह रहे हैं कि उड्डयनम तो सहजम गुरुनाम कथितम सदा। उड्डयन इज वेरी इजी व्हेन प्रैक्टिस्ड एज टोल्ड बाय द गुरु। जब गुरु ठीक से बताए और जब आप उसको करना सीख लें तो बहुत आसान है। तो इवन एन ओल्ड पर्सन कैन बिकम यंग व्हेन इट इज डन रेगुलरली। अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। जो वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी है यदि इसको निरंतर कर लेता है तो वह भी तरुण हो जाता है। तो फिर ये कह रहे हैं नाभि ऊर्ध्वम अधश्च आपि तानम कुर्यात प्रयत्नतः षण्मासम अभ्यसेन मृत्युम जयतेव न संशय। कहते हैं कि 6 महीने तक यदि आपने इसको नाभि को ऊपर करके और पेट को पीछे खींचकर आपने इसको तान लिया और इस उड्डयन बंद को करना सीख लिया, और फिर तो कोई डाउट ही नहीं, जयतेव न संशय, फिर कोई संशय नहीं है कि षण्मासय सम अभ्यसेन मृत्यु, तो सम अभ्यसेन मृत्युम जयतेव। तो आप मृत्यु का भी को ना जीत लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 महीने यदि आपने कर लिया तो आप अपनी मृत्यु तो बात कहने की है, परंतु ये कह रहे हैं कि आप अपनी जरा अवस्था को, आप अपनी डिजीज्ड लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं फुली अनडिजीज लाइफ में, पूरी निरोग लाइफ में, एक हेल्दी साउंड लाइफ में, रेडिएंट हेल्थ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके विषय में आज हम जब पढ़ रहे थे सर्वेषामेव बंधनम उत्तमा। तो उड्डयने दृढ़ बंधे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। वंस इट इज मास्टर्ड मुक्ति और लिबरेशन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। तो कह रहे हैं कि मुक्ति और जो लिबरेशन है वो बिल्कुल सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी यदि आपने लगातार इस बंध को लगाने का अभ्यास कर लिया, तो फिर कोई संशय बचता नहीं है। तो मूल बंध की हम बात कर रहे हैं। मूल बंध 61 और 63 तक 3 आज और श्लोक करेंगे, ताकि हमारा मन है कि आगे कुछ बहुत ज़्यादा बताने का नहीं है। 8 या 9 तारीख तक हम इसे संपन्न करके प्रयास करेंगे कि इसी लॉकडाउन के पीरियड में हम इस चैप्टर को पूरा कर दें, इस योग हठ योग को ही पूरा कर दें। तो एक ही और चैप्टर बचा है, आपने लगभग 25% पार्ट इसका बचा है और एक पार्ट वो बचा है। अथा मूल बंधम पेरिनियम सर्विक्स रिट्रैक्शन लॉक। इसे पेरिनियम और सर्विक्स का जो रिट्रैक्शन लॉक है, इसको कंट्रैक्शन के साथ जो लॉक लगता है उसको मूल बंध कहते हैं। पार्श्विन भागेन संपीड़यः योनिम आकुंच्य उद्गमः अपान मूर्ध्वम आकृष्यः मूल बंधो अभिधीयते। मूल बंधो अभिधीयते। प्रेसिंग द पेरिनियम the vagina with the heel and contacting the rectum so that the apan vayu moves upward is called मूल बंधा। तो मूल बंध में आप कहा गया योग की हर प्रक्रिया में आप प्रयास पूर्वक मूल बंध में ही बैठें, इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मूल बंध में लगातार बैठने का अभ्यास बनाना, और इसमें क्या कहा है कि पार्श्वनी भागेन संपीड़य, जो आपका पार्श्व भाग है पेरिनियम है उसको कंटेक्ट करके संपीड़या और आकुंचन करके उसको ऊपर की ओर आकुंचन करके रखना। तो उससे क्या होगा, अपान ऊर्ध्वम आकृष्य, तो अपान वायु ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। मूल बंधो अभिधीयते, इसे ही मूल बंध कहा जाता है। अधोगतिम अपानम व ऊर्ध्वंगम कुरुते बलात्। अधोगति जो अपान वाली जा रही थी, अपान वायु जा रही थी, वह ऊर्ध्वंग कुरुते बलात्, जो बलपूर्वक उसे ऊपर की ओर खींचना। आकंचनम प्राहुर मूल बंधम ही योगिनः। बाय कॉन्टैक्टिंग द पेरिनियम द डाउनवर्ड मूविंग अपान वायु इज फोर्स्ड टू गो अपवर्ड। योगीज कॉल्ड दिस एज अ मूल बंध। इसे ही योगी मूल बंध कहते हैं। तो यह मूल बंध की परिभाषा है। अपने सब कार्यकर्ता इसको अच्छे से जानते हैं। जो नए कार्यकर्ता आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह इस भाव को अच्छे से प्रेषित करें, और जहाँ जहाँ से आप लोग जुड़े हैं कृपया अपने स्थान का आप
डाल दें कि किस प्लेस से आप जुड़े हैं। तो शोभा बहन कह रही हैं कि आज मैंने 50 लोगों को जुड़ने का आह्वान किया था। ऐसे हरियाणा से भी, कर्नाटक से भाई भंवर लाल जी, आनंद जी, अरविंद जी निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं। तो हमने कहा कि प्रेस द हील फर्मली अगेंस्ट द रेक्टम। तो आपकी जो हील है, एडी है, उसको नीचे आपने मल द्वार पर लगाकर उसको वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना, उसको फोर्सेबली रिपीटली ऊपर नीचे करना, तो उससे वाइटल एनर्जी का राइज होता है। यह एक और अश्विनी मुद्रा के विषय में बताया है। देखिए, बहुत से लोगों ने मेरे को 3-4 दिन से लगातार कह रहे हैं कि कौन सी मुद्रा में ऐसा बैठे कि हमें हमारे माता पिता को पाइल्स है, भगंदर हो गया है, तो क्या हमें हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें मूलबंध में बैठने का अपनी अभ्यास बनाइए। जो मूलबंध में अभ्यास करते हैं उनको पाइल्स वगैरह की स्थिति नहीं बनती है। तो कल हम अश्विनी मुद्रा के विषय में और समझेंगे कि अश्विनी मुद्रा से क्या लाभ होता है। और आज हम इस प्रक्रिया को यहीं रोकते हैं। 63 जो हमारा श्लोक है, इसको आगे बढ़ाते हुए कल हम इसको लेकर जाएंगे। और इसमें जो 3 भाग हैं, मूलबंध 3 प्रकार से जो लगाने की बात आई है। इसमें उद्यान बंध के साथ भी मूलबंध लगता है, इसमें जालंधर बंध, त्रिबंध भी एक साथ इकट्ठा लगता है। तो ये जो मूलबंध विद द ब्रेथ रिटेंशन, तो ये श्वास को रोक कर भी लगता है और बिना श्वास रोक के भी मूलबंध आप लगा सकते हैं। देखिए, एकमात्र ऐसा बंध है जहां श्वास को रोककर आपको बंद लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिए कि मूलबंध तो हल्का सा कंटेक्ट करके आपको ऊपर अपने मल द्वार को खींच कर रखना, यही अटेंशन पूर्वक इसे मूलबंध कहते हैं। और इसमें श्वास प्रश्वास की बहुत अधिक इसमें समस्या नहीं आती। तो हमने कहा कि इसमें ब्रेथ रिटेंशन के साथ भी होता है और विदाउट दी ब्रेथ रिटेंशन भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो 64वां जो उसका सूत्र है, प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धिम गच्छतो नात्र संशयः। देयर इज नो डाउट दैट बाय प्रैक्टिसिंग मूल बंधा प्राण अपान एंड नाद बिंदु आर यूनाइटेड एंड टोटल परफेक्शन अटेन। प्राण और अपान मिलना शुरू हो जाते हैं, यह मूलबंध का लाभ है। मूलबंध का लाभ यह है कि नाद और बिंदु ये मिलना आरंभ हो जाते हैं, शिव और शक्ति का मिलन होना शुरू हो जाता है। मूलबंध से यह एक होना शुरू हो जाते हैं। गत्वा योगस्य संसिद्धिम, और इसे ही योग कहा जाता है। यच्छतो नात्र संशयम, और इसी से परफेक्शन आती है, टोटल परफेक्शन। जो इच्छा की जाती है वो हमें प्राप्त होता है। एंड टोटल परफेक्शन इज अटेन्ड बाय दिस मूलबंधा। द यूनियन ऑफ प्राण एंड अपान हैज बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली, बट व्हाट आर बिंदु एंड नाद? बिंदु और नाद क्या है, उसके विषय में हम कल आपको बताएंगे। अश्विनी मुद्रा के विषय में आपको कल बताएंगे। और अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज की कक्षा बड़ी अच्छी रही। मतलब वो सुन के मैं सुनते सुनते भूल जाती हूँ कि मुझे भी अपना कार्य करना है आकर, और मैं डॉक्टर साहब की कक्षा सुनने में लग जाती हूँ। एक ऐसे विषय को इतना अच्छा बना दिया। मैंने पहले पढ़ी थी हठ योग की पुस्तक, पर मैंने एक बार पढ़ के ऐसे रख दिया कि इसको क्या पढ़ना है, और योग महाराज जी के साथ करते ही हैं नित्य प्रति, तो उसको एक साइड में रख दिया था। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको ऐसा विषय बना दिया है कि अब लगता है कि वो दोबारा से उठा के फिर पढ़नी पड़ेगी। अन्नम वही प्राणम। हम अन्वय स्रोतस की बात कर रहे थे। अन्न ही हमारा प्राण है, और अन्न क्या हमें बल, वर्ण और ओज देता है। देता कब है? जब हम सही प्रकार से उसका पाचन होता है, सही प्रकार से अवशोषण होता है, तभी वो अपने कार्य करने में समर्थ होता है। तो मुख गुहा से गया खाना, ईसोफेगस से ग्रास नली से होके स्टमक में गया, पेट में गया, आमाशय में गया, वहाँ पर HCl मिला, गैस्ट्रिक जूस मिला, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फूड एसिडिक बन गया।
और उसके बाद कहाँ आया, वो छोटी आंत में आया। छोटी आंत जो कि कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। 6.5 मीटर की पाइप आपके अंदर एक छोटी सी जगह में पेट के नाभि के आसपास ही रखी हुई है। आप समझ सकते हो 6.5 मीटर की पाइप आप लपेट के भी रखोगे तो भी कितनी जगह ले लेगी वो आपके घर में। तो भगवान ने ऐसे फिट की हुई है छोटी सी जगह पे, और वो कार्य भी कर रही है उसमें। आमाशय से खाना छोटी आंत में आया। छोटी आंत के पहले पार्ट में आया, उसमें क्या क्या मिला, लीवर से जूस आकर मिला, बाइल आकर मिला, और यहीं पे ही पीछे आमाशय के पीछे पैंक्रियाज होता है। हमारे दाईं तरफ लीवर होता है और बाईं तरफ आमाशय। आमाशय के नीचे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज सब जानते हैं, पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है, इसलिए जानते हैं। तो पैंक्रियाज से भी, और बाइल से जो बाइल डक्ट आती है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। वो पैंक्रियाज का जूस लेके आती है, वो आकर अपना जो सिक्रीशंस है वो सारा छोटी आंत में डाल देती हैं, जहां पर खाने का पाचन हो रहा है। फैट का पाचन हुआ, हमने देखा फैट बाइल के साथ मिला, प्रोटीन का पाचन हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो पहले मुख गुहा में हुआ था, और उसके बाद अब लीवर के सिक्रीशंस के माध्यम से छोटी आंत में हुआ। तो पैंक्रियाज से क्या क्या आया हमारा, पैंक्रियाटिक जूस आया और इंसुलिन हार्मोन आया। ये दोनों चीजें, हर चीज की अपनी महत्ता है, किसी की भी कमी या अधिकता रोग करेगी। इंसुलिन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में तो डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड शुगर हो जाएगी, ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन आजकल ये देखा गया केवल इंसुलिन की कमी से नहीं हो रही डायबिटीज, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो रही है। जो सेल में इंसुलिन सही प्रकार से अंदर जाना चाहिए वो अंदर नहीं जा रहा है। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन शरीर में वो अंदर नहीं जा रहा है सेल के अंदर, तो इसलिए शुगर को वो बाइंड नहीं कर पा रहा है और शुगर का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में। इसलिए जो डायबिटीज का एक कारण ये भी है इंसुलिन रेजिस्टेंस, सही प्रकार का इंसुलिन ना बनना। तो इसलिए सभी सिक्रेशंस अपने सही तरह से हों, तो हमें भी सही खाने की जरूरत है और हमारा सिस्टम सही रहे, इसके लिए प्राणायाम की जरूरत है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग देखें तो इसके लिए तो हम और कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, आसन करते हैं। आसन भी बहुत लाभकारी है इसमें। आसन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस में दबाव डालते हैं जिससे वहां के सिक्रेशन तंदुरुस्त होते हैं। और जैसे कपालभाति प्राणायाम, बाह्य बंद, ये सब जो है ये पूरे एब्डोमेन में, पूरे पेट के एरिया में दबाव डालते हैं जिससे वहां पर सिक्रेशन सही तरह से होते हैं। उसके बाद छोटी आंत में आने के बाद अब आपके पास क्या, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, फैट का भी हो गया और प्रोटीन का भी हो गया। ये क्या बन गया, आम रस बन गया। आम रस जब बन गया तो ये आगे अब पैंक्रियाटिक जूस के साथ भी मिल गया है। तो छोटी आंत में अपना जूस सिक्रीट होता है, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है और वो सब खाना मिलकर अब क्या होगा, उसका शोषण होगा शरीर में, एब्जॉर्प्शन होगा, शरीर अपने पास लेगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो छोटी आंत की दीवार होती है वो ऐसे बनी होती है जैसे ब्रश के विलाइज बने होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ताकि उनका एरिया बढ़ जाए। एक पाइप है और उसके अंदर ऐसे ऐसे उसके दांत बने हुए हैं ताकि काम करने का एरिया बढ़ जाए। वो क्या होते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। जो ब्लड में सारा आमरस मिक्स हुआ उसको अपने अंदर ले लेते हैं और ब्लड के थ्रू सारे शरीर में पहुंच जाता है, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती है शरीर में। सभी सेल्स के पाचन के लिए जो रस है वो उनको मिल जाता है। उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है, कुछ हमने ठीक नहीं खाया जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको भी शरीर डाइजेस्ट नहीं करता। और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ हानिकारक तत्व होते हैं, उसको भी जब शरीर अपने अंदर नहीं लेता है तो वो पार्ट कहाँ जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है वो इसलिए बड़ी बोलते हैं उसको क्योंकि उसकी चौड़ाई बड़ी होती है, वो बड़ी लंबाई में नहीं होती है। तो बड़ी आंत में अब क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड आ गया जो है उसमें। जो बड़ी आंत का काम होता है मेनली वो जो उसमें पानी होता है उसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है, काफी हद तक वापस ले लेता है।
और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो मल के रूप में अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर वो समय अनुसार बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये खाने का पाचन क्रिया पूरी जो है वो होती है। इसमें क्या क्या पार्ट हुआ जो हम देखते हैं, इससे क्या हुआ कि जो डाइजेशन से क्या हुआ, जो लार्ज और इनसॉल्युबल फूड था जो हमने खाया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाए, वो किस में आगे कन्वर्ट हो गए, छोटे बहुत स्मॉल एंजाइम्स की सहायता से बहुत स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो ब्लड में सॉल्युबल हो जाएं और उसके बाद वो सेल्स के अंदर चले जाएं, इतने छोटे आकार में वो परिवर्तित हो गए। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम है डाइजेशन, पाचन। केवल खाना ही डाइजेशन नहीं है, उसको डाइजेस्ट करके शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन करना और मल पदार्थ को बाहर निकालना ही डाइजेशन है। और आपको एक बार ये दिखा देते हैं आमाशय, लीवर और पैंक्रियाज कैसे होते हैं, थोड़ा सा आपको। इसमें एक गोल सा जे शेप जो है वो आमाशय है, और उसके बाद लीवर है, और उसके साइड में पत्ते के आकार का एक है वो पैंक्रियाज है। अग्नाशय भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अग्नाशय से ये इंसुलिन सिक्रीट होता है, और ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव प्रणाली है। तो इस तरह से ये अन्वय स्रोतस का पूरा आपको कार्य मैंने बताया। और कल हम भोजन में क्या लें, क्या नहीं लें, कितनी मात्रा में लें, इस सब पर वार्ता करेंगे। और आपको कुछ भी अच्छा लगे तो अपने प्रश्न आप भेज सकते हैं, अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं, उसका यथा समय जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर लें। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। बहुत अच्छा। आपको पाचन की प्रक्रिया, लोग सोचते हैं कि केवल आपने जो खिलाया है वही पाचन है, ऐसा नहीं है। वो तो मुंह से खाने के बाद पाचन आरंभ हुआ है, परंतु जब तक निष्कासन नहीं हो जाता, जो उसका जो बेस्ट पार्ट है उसको शरीर एब्जॉर्ब ना कर ले, एसिमिलेट ना कर ले, तब तक वो पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए डॉक्टर ज्योति का बहुत अभिनंदन। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कल भी बात कही थी, हमें सेवा के अलग अलग मार्ग खोजने चाहिए। और तजुर्बा कार्य करने के साथ साथ आता है, जब हमने ये बात रखी थी कि योग मिलन जो ग्रुप है वो बनाना चाहिए अथवा या नहीं बनाना चाहिए, तो हमने देखा कि वो जब बनाया तो 10 लगभग ऐसे अपने पास अभी तक विषय आ चुके, जो बच्चे जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष हो चुकी है, अपने ही परिवार के बच्चे हैं, हमारे मित्रों के बच्चे हैं, मित्र हैं। तो अपने को करना क्या है, हम भी सेवा का ये भाग कर सकते हैं। अपने आसपास जो बेटे जिनकी आयु हो गई है विवाह की, अभी तक विवाह नहीं हुआ है और आपको लगता है अच्छे हैं, तो उनका आप बायोडाटा फ़ोटो के साथ उस ग्रुप में डाल सकते हैं। आप इंडिविजुअल मुझे डाल सकते हैं, SMS कर दीजिए, मैं आपका व्हाट्सएप देख लूँगा। 97 600 95 100 976 00 95100 पे डाल दें, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं पूरा बायोडाटा। SMS के लिए 97 600 95 100 और व्हाट्सएप के लिए 9404 777777। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा मुझे ये लगा, यद्यपि मैं इसके लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ कि जो इस ग्रुप को देख ले, क्योंकि ये भी एक सेवा का विषय है। जब हम एक जिम्मेदार लोगों को आपस में मिलवाने का प्रयास करते हैं और एक परिवार अच्छा यदि परिवार बनेगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। भाई दिग्पाल जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, उनका बहुत अच्छा अभिनंदन। भाई अविनाश जी कह रहे हैं कि मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूं, तो इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस प्रयास को निरंतर कर भी रहे हैं। पुनः आज सुबह ज्योति जी ने नीम का काढ़ा पिलाया, तो हो सके तो आप भी नीम का काढ़ा पीजिएगा, क्योंकि नीम का काढ़ा
इन दिनों में अत्यंत उपयोगी है। मच्छरों से भी बचाएगा, मलेरिया से भी बचाएगा और ख़ास तौर पे आपको कोविड-19 से भी बचाने के लिए रोकथाम जो आपकी इम्यूनिटी है उसको इनक्रीज़ करने में गिलोय, तुलसी और नीम उसका विशेष लाभ है। और आप जब यज्ञ करते हैं उसमें भी यदि हम नीम के पत्ते डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबके मंगल की कामना के लिए आइए 1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम।